अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। सैयद मुज़ाहिर बास हेयर। हमने बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि जीन को क्लोन कैसे हम कर सकते हैं और उसमें आपने दो प्रोसेसेस पढ़े थे, एक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और दूसरा आपने पीसीआर पढ़ा था। उसके बाद हमने बात की कि हम कोई भी डीएनए है उसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हम जानेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग। जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा वो आपने सेंगर सीक्वेंसिंग पढ़ा था और वो भी 1976 से 77 में डेवलप हुआ था और उसमें आपने उसको एक नाम दिया था डाईडिऑक्सी मेथड या चेन टर्मिनेशन मेथड। ठीक है, उसमें आपने देखा था कि हम जहाँ पे पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं वहाँ पे 4 डिफरेंट डाईडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यूज़ कर रहे हैं, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, चेन टर्मिनेशन हो रही है। फिर हम उसको क्या कर रहे हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं और फिर पूरे सीक्वेंस को हम रीड कर रहे हैं एक एक्सरे फिल्म के ऊपर और इस तरह से क्या होता है कि जो डीएनए होता है हम उसका सीक्वेंस जान लेते हैं। आज जो हम डीएनए सीक्वेंसिंग का नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जी मैक्सम एंड गिलबर्ट मेथड। मैक्सम एंड गिलबर्ट मेथड, इसको इस दो साइंटिस्ट की वजह से नाम दिया जाता है, मैक्सम और गिलबर्ट। इन दोनों ने क्या किया कि ये जो सिस्टम था इसको डिवाइस किया कि हम किस तरह से डीएनए को सीक्वेंस कर सकते हैं। तो इस मेथड में डीएनए सीक्वेंसिंग में क्या होगा, हम दो चीज़ें करेंगे। एक है कि हम जो डीएनए होगा उसकी सबसे पहले क्या करेंगे, हम केमिकल मॉडिफिकेशन करेंगे। तो जैसे ही केमिकल मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो किसी केमिकल्स की वजह से ही करेंगे। तो जैसे ही हम केमिकली मॉडिफाई करेंगे तो फिर उसके बाद हम एक और रिएजेंट यूज़ करेंगे जो कि एक स्पेसिफिक बेस के ऊपर हमारे डीएनए को क्लीव करेगा और उसके नतीजे में क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगी। फिर हम उसी सीक्वेंस को लेके क्या करेंगे, हम उसको जेल रन करेंगे और सीक्वेंस जो होगा हम उसको रीड कर लेंगे। अगर हम इसको कंबाइन करना चाहें या एक आम नाम देना चाहें तो इसे हम, जैसे आपने सेंगर को डाईडिऑक्सी मेथड कहा था, यहाँ पे जो मैक्सम गिलबर्ट मेथड है इसको हम केमिकल मेथड भी कहते हैं। और इसको केमिकल मेथड कहने की वजह ये है कि यहाँ पे हम दो तरह के केमिकल्स यूज़ करेंगे और वो दो तरह के केमिकल्स काम क्या करेंगे कि एक केमिकल जो होगा वो मॉडिफाई करेगा डीएनए को एक स्पेसिफिक प्लेस पर और दूसरा केमिकल जो होगा वो क्लीविंग रिएजेंट होगा जो कि डीएनए को क्लीव कर देगा। तो इस प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो आपका 5 एंड होता है वहाँ पे आपको पता है कि फास्फेट मौजूद होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम उसकी रेडियो एक्टिव लेबलिंग करेंगे और किस तरह से करेंगे, हम काइनेज को यूज़ करेंगे। याद रखिएगा हमारे पास दो तरह के एंजाइम्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फास्फेट। एक होता है काइनेज और दूसरा है फास्फाटेज। जो काइनेज होता है ये क्या करता है, फास्फेट की एडिशन करता है। क्या करता है जी, फास्फेट की एडिशन। और जो फास्फाटेज होता है इसका काम क्या होता है, रिमूवल ऑफ द फास्फेट। तो यहाँ पे जब रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या होती है, 5 शुगर होती है और उसके 5th कार्बन के ऊपर क्या होता है, एक फास्फेट, 3 फास्फेट ग्रुप मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हम न्यूक्लियोटाइड ट्राइफास्फेट उसे कहते हैं। तो उसका जो एक आपके पास क्या होगा कि जो हम फास्फेट यूज करेंगे उसको P32 यानी एक इसका एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है जिसको हम यूज करेंगे और उसके नतीजे में क्या होगा कि जो 5 एंड होता है वो उसका मॉडिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम इसकी क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में जब डीएनए आपका मॉडिफाई हो गया तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसकी करेंगे प्यूरिफिकेशन, जिसको हमने सीक्वेंस करना होगा। उस सीक्वेंस को, उस डीएनए को जिसको हमने सीक्वेंस करना है, एक स्पेसिफिक जीन को, हम उसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे ताकि किसी किस्म की कंटामिनेशन ना हो। और नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे जिसके नतीजे में डीएनए में ब्रेक्स डेवलप होंगे। और वो जब ब्रेक्स डेवलप होंगे तो क्या होगा, उसके नतीजे में जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के वो बन जाएंगे। कुछ जो होंगे वो शॉर्ट होंगे, कुछ जो होंगे वो लॉन्ग होंगे। और उसके नतीजे में क्या होगा, लास्ट पे हम फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, हम जेल रन करेंगे, फिर उसकी हम एक्सरे फिल्म के ऊपर ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा। तो नेक्स्ट है केमिकल मॉडिफिकेशन एंड क्लीवेज कैसे होगी।
देखें सबसे पहले ही हमने बात की है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस होता है उसको हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव लेबल जो होगा उसको फास्फेट के साथ करेंगे और उसके नतीजे में क्या होगा कि उसकी फिर केमिकल ट्रीटमेंट की जाएगी। तो इसमें देखें कि आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है, तो सीक्वेंस कौन सा है, जैसे कि देखें 5 to 3 एंड एक आपको नजर आ रहा है जिसमें डिफरेंट आपको बेसेस नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज को यूज करेंगे और उस काइनेज का काम क्या होता है, एडिशन ऑफ द फास्फेट। और इधर देखें 5 प्राइम एंड पे इसके जी के साथ जो एक फास्फेट ग्रुप होगा इसको हमने रेडियो एक्टिव लेबल कर लिया है। तो ये सबसे पहले हमने किया कि रेडियो एक्टिव जो फास्फोरस होगा या फास्फेट होगा हम उसको यूज करेंगे ताकि नेक्स्ट ये हमें केमिकल ट्रीटमेंट हो सके। और हम उसको जो ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो हमें जब ये एक्सरेज पास करें तो वहाँ पे ये इसकी हम लोकेशन या आइडेंटिफिकेशन कर सकें। नेक्स्ट देखें कि हमने कहा कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो सारे सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे 5 कार्बन शुगर है, वहाँ पे फास्फेट ग्रुप हैं, तो डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ बेसिस की वजह से आता है कि एक न्यूक्लियोटाइड में जो से डिफरेंस होता है वो सिर्फ बेस की वजह से होगा कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है कि प्यूरीन होगी या पायरिमिडीन होगी। तो हमने बेस की मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। आपके कोर्स में ये जो केमिकल्स हैं ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए ऐड किए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन से केमिकल्स को हम यूज करके जो हमारी बेसिस होंगी हम उन्हें मॉडिफाई करेंगे और फिर हम उसकी क्लीवेज करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा है जी बेस मॉडिफिकेशन यूजिंग डाइमिथाइल सल्फेट। हम डाइमिथाइल सल्फेट एक केमिकल है, क्योंकि ये मेथड ही केमिकल है, तो हम केमिकल मेथड को यूज करके क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया प्यूरीन की। प्यूरीन आपने पढ़ी हुई है कि ये वो बेसिस होती हैं जो कि डबल रिंग होती हैं और उसमें कौन आता है, एडेनिन और ग्वानिन। तो देखें यहाँ पे हम सिर्फ जब ग्वानिन हो, जब हम उसको मॉडिफाई करना चाहें तो हम क्या यूज करेंगे, डाइमिथाइल सल्फेट। और फिर जब हम इन दोनों प्यूरीन, जब दोनों को हम ग्वानिन को और एडेनिन को जब हम दोनों को मॉडिफाई करना चाहेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, हम इस डीएमएस के साथ फॉर्मिक एसिड जो होता है वो भी यूज करेंगे। मैकेनिज्म ये होता है इसका कि अब देखिए इसमें डाइमिथाइल सल्फेट है, जब ये केमिकली मॉडिफाई करेगा इस ग्वानिन को तो इसकी जो कार्बन होती है, कार्बन नंबर 7 और 9, वहां पे मिथाइल ग्रुप की अटैचमेंट हो सकती है। तो जैसे ही मिथाइलेशन होगी तो फिर जब हम एक केमिकल रिएजेंट यूज वहां पे उसको क्लीव कर देगा और वही सीक्वेंस जब जेल पे रन होगा तो हम उसको देख लेंगे कि यहाँ पे ग्वानिन मौजूद है। इसमें देखें कि यहाँ पे हमने फार्मिक एसिड भी यूज किया है, तो डाइमिथाइल सल्फेट जो था वो मिथाइल ग्रुप भी दे रहा है और फार्मिक एसिड फॉर्माइल ग्रुप देगा। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो ग्वानिन होगी और ये दोनों केमिकली मॉडिफाइड हो जाएंगी। तो हमने बात ही क्या की है कि इसमें दो काम हो रहे हैं। सबसे पहले केमिकल मेथड में केमिकल मॉडिफिकेशन हो रही है और उसके बाद उसकी सक्सेसिव क्लीवेज हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने उसको केमिकली मॉडिफाई कर लिया। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, क्लीवेज ऑफ द शुगर फास्फेट बैकबोन यूजिंग पाइपरीडीन। ठीक है, तो ये दो केमिकल्स हमने यूज किए जो कि केमिकल मॉडिफाई कर रहे थे इस दोनों को, प्यूरीन को। और फिर जो पाइपरीडीन था ये क्या कर रहा था कि ये वो केमिकल है जो कि इसको क्लीव कर देगा। क्लीव करने के बाद डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगे और उनको फिर हम जेल पे रन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखें, प्यूरीन की बात की तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो बेस मॉडिफिकेशन है यूजिंग हाइड्राजीन। हाइड्राजीन को यूज करके हम बेस की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और इसमें हम क्या करेंगे कि होती है उसके बाद पायरिमिडीन आ जाती है और पायरिमिडीन में क्या होता है, साइटोसिन और थाइमिडीन या थाइमीन। तो जब आपके पास दोनों होंगी साइटोसिन और थाइमिडीन और जब आपने इन दोनों को केमिकली मॉडिफाई करना होगा तो आप यूज करेंगे हाइड्राजीन। और हाइड्राजीन के साथ जब NaCl भी यूज करेंगे तो ये सिर्फ होगा साइटोसिन के लिए। ठीक हो गया, तो ये इसकी बेस मॉडिफिकेशन है। तो पहला प्रोसेस क्या था कि आपने की है, तो नेक्स्ट प्रोसेस में आप क्या करेंगे कि उसकी क्लीवेज आपने करनी है। तो यहां पे भी क्या होगा, पाइपरीडीन यूज होगा जो कि मॉडिफाइड बेसिस को और शुगर फास्फेट बोन जो बैकबोन जो होती है उसको क्या करेगा, उसको क्लीव कर देगा। इस तरह से डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगे और हमारे पास क्या होगा, जब जेल रन करेंगे तो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को हम फिर वहां से उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करके रीड कर लेंगे। अच्छा, प्रोसेस कंटिन्यू है। यहां पे देखें
अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 टाइप्स की बेसिस हैं, ठीक है, या हमने प्यूरिन पायरिमिडीन में भी 2-2 केसेस देखे, तो हम यहाँ पे हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स ली हुई हैं, ठीक है, और हमने देखे यहाँ पे DMS ऐड किए, डाईमिथाइल सल्फेट, तो यहाँ पे सिर्फ गुआनीन है, ठीक है, यहाँ पे हमने फार्मिक एसिड को यूज किया तो ये गुआनीन और एडेनिन दोनों मौजूद हैं, यहाँ पे सिर्फ हाइड्राजीन है, तो ये क्या कर रहा है कि ये साइटोसिन और थायमीन जो होंगे इन दोनों को क्लीव करेगा। जब आपने हाइड्राजीन और इसके साथ आपने ये यूज किया तो ये क्या होगा NaCl को, तो ये सिर्फ क्या करेगा, जो साइटोसिन होती हैं ये उसको सिर्फ क्लीव कर देगा। तो यहाँ पे देखें जब DMS जिसमें ऐड है तो आपका सीक्वेंस तो आपके पास था, लेकिन DMS क्लीव कहाँ से कराएगा, फिर उसी तरह से DMS ऐड किया हमने, फिर उसी तरह से हमने क्या किया, इसमें क्लीविंग जो रिएजेंट होंगे पाइपरिडीन हमने उसको यूज किया। तो जिसमें DMS ऐड था इसने केमिकली मॉडिफाई किया था किसको, गुआनीन को। तो यहाँ पे जो चेन टर्मिनेशन हो रही है कहाँ पे होगी, वहां पे होगी जहां पे भी गुआनीन मौजूद है। तो एंड पे आपको क्या नजर आएगा, गुआनीन। और कुछ फ्रेगमेंट्स देखें, ये आपको थोड़ा सा लेंथी नजर आ रहा है, ये उससे कम, ये उससे ज्यादा और ये उससे कम। तो ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आपके पास बनेंगे जिसमें सिर्फ गुआनीन एंड पे मौजूद है। नेक्स्ट में आप देखें, इसमें आपने क्या किया कि आपने गुआनीन और एडेनिन दोनों को मॉडिफाई किया था। जब इस पे आपने फार्मिक एसिड ऐड किया तो इसने क्या किया कि जब पाइपरिडीन की ट्रीटमेंट की आपने क्लीविंग रिएजेंट की, तो यहाँ पे जो गुआनीन है और एडेनिन है, ठीक है, ये इस दोनों को क्लीव करेगा। तो देखें जो चेन टर्मिनेशन हो रही है वहां पे आपको सिर्फ गुआनीन नजर नहीं आ रहा, बल्कि कुछ में गुआनीन भी है और कुछ में एडेनिन भी है, कुछ में गुआनीन है कुछ में एडेनिन है। तो इस तरीके से इस केमिकल मेथड्स के थ्रू आपने क्या किया कि जो प्यूरिन थी उसकी आपने केमिकल मॉडिफिकेशन भी की और उसके साथ आपने उसकी ट्रीटमेंट भी की और वो क्लीवेज हुई, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जनरेट हुए। यहाँ पे हाइड्राजीन को देखें, हाइड्राजीन के साथ क्या किया कि हाइड्राजीन जब आपने यूज की यहाँ पे, फिर पाइपरिडीन ने एक्ट किया तो यहाँ पे साइटोसिन भी है, यहाँ पे थायमीन भी है। तो जहाँ पे भी चेन टर्मिनेशन होगी तो जो बेस हमारी मॉडिफाई थी, हमारा केमिकल रिएजेंट सिर्फ उसको क्लीव करेगा, ठीक है। यहाँ पे अब साइटोसिन को अगर क्लीव करना है तो वहां पे कभी भी G को क्लीव नहीं किया जाएगा, वहां पे T को क्लीव नहीं किया जाएगा, वहां पे A को क्लीव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ जो क्लीवेज है वो किसकी है, साइटोसिन की है। फिर देखें हाइड्रोजन की मदद से आपने देखा कि साइटोसिन और थायमीन हम दोनों को क्लीव करवा रहे हैं। तो यहाँ पे साइटोसिन भी है, यहाँ पे थायमीन भी है चेन टर्मिनल पे, और यहाँ पे थायमीन भी है, साइटोसिन, थायमीन, साइटोसिन, साइटोसिन, थायमीन। तो ये आपने क्या किया, आपने इसको केमिकल मॉडिफाई किया और फिर आपने उसको क्लीवेज करवा ली। और यहाँ पे लास्ट पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखें जब इस स्पेसिफिक टेस्ट ट्यूब में जब पाइपरिडीन ऐड होगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ जो साइटोसिन है उसकी क्लीवेज हुई है। तो ये आपके पास टोटल सीक्वेंस था जिसको आपने इन डिफरेंट, ये देखें 5 to 3 एंड है, इसका जो फास्फेट है वो रेडियो लेबल है जो कि हमने शुरू में बात की है, और 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं जिसमें डिफरेंट हमारे पास फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो क्लीव होके आ जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो क्या होता है, हम उसकी क्या करेंगे, हम उसकी जेल रन करेंगे। यहां पे देखें जब हमने जेल रन की, क्योंकि हमने 4 टेस्ट ट्यूब्स ली थी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे भी क्या होगा कि जो वेल्स यूज करेंगे हम, या जो कॉम्ब जनरेशन होगी वो सारे कितने होंगे, वो सिर्फ 4 हमें वेल्स यहां पे नजर आने चाहिए जिसमें हम अपना जो सैंपल होगा उसे लोड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही जेल हमने यहाँ पे बनाई, हमने यहाँ पे G को हमने एक टेस्ट ट्यूब को रन किया जिसमें सिर्फ G वाले वो केमिकल्स थे, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ G की मॉडिफिकेशन थी उसको हमने इसमें रन किया, तो आप देखें इसके डिफरेंट बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं। और ये जो बैंड हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पता है कि जो यहाँ पे आपको नजर आते हैं बिल्कुल करीब, उनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है जिसकी वजह से वो ज्यादा मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे साथ में देखें तो आपको नजर आ रहा है लॉन्गर फ्रेगमेंट्स। तो जो ऊपर आपको नजर आते हैं वो लॉन्गर फ्रेगमेंट्स होते हैं और वो थिक होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है, वो फ्रेगमेंट लेंथी होता है, ज्यादा न्यूक्लियोटाइड उसमें मौजूद होंगे। और जो शार्टर फ्रेगमेंट होता है, ये देखें इसकी लेंथ जो है आपको कम नजर आ रही है, तो वो ज्यादा माइग्रेट करके बॉटम की तरफ आ जाएगा, और जो लॉन्गर फ्रेगमेंट्स होंगे वो अपने आप को टॉप के ऊपर सेटल कर लेंगे। तो यहाँ पे G की ट्रीटमेंट देखी तो डिफरेंट देखा आपने कि मुख्तलिफ जो आपके स्ट्रैंड थे वो क्लीव हुए हैं और उन्होंने डिफरेंट माइग्रेशन करके अपना अपना बैंड यहाँ पे विजिबल कराया हुआ है। सेकंड में आपने गुआनीन के साथ एडेनिन दोनों को यूज किया था, तो यहाँ पे दोनों जो गुआनीन भी है, देखें गुआनीन के सामने गुआनीन भी आ रहा है, तो यानी यहाँ पे गुआनीन मौजूद था।
फिर आपके पास यहाँ पे दूसरे आपको बैंड्स भी नजर आ रहे हैं जो कि इसके कंप्लीमेंट्री से अलावा भी हैं, तो वो सारे कौन से होंगे, वो ए के भी होंगे, क्योंकि जब यहाँ पे हमने पाइपरडीन को यूज किया था सेकंड टेस्ट ट्यूब में, तो उसने चैन टर्मिनेशन वहां पे की थी जहां पे ग्वानिन भी मौजूद है और उसके साथ एडेनिन भी मौजूद है, तो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आपको नजर आ रहे थे। तीसरी जो टेस्ट ट्यूब हमने ली थी उसमें हमने जब पाइपरडीन की ट्रीटमेंट की तो वहां पे दोनों की टर्मिनेशन हुई थी, जहां पे थायमीन भी मौजूद था और उसके साथ साइटोसिन भी मौजूद था। तो यहाँ पे उनके फ्रेगमेंट्स हमें नजर आएंगे, जो उनके लॉन्गर फ्रेगमेंट्स होंगे वो ऊपर नजर आएंगे और जो शॉर्टर फ्रेगमेंट होंगे वो नीचे माइग्रेट करके बॉटम की तरफ आ जाएंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट टेस्ट ट्यूब थी हमारी, उसमें सिर्फ साइटोसिन के लिए आपने यूज किए थे केमिकली मॉडिफाइड, और दूसरा आपने क्या किया था, उसी की क्लीवेज की थी। तो यहाँ पे आपको फ्रेगमेंट्स जो नजर आएंगे वो सारे सी के ही नजर आएंगे। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पैदा होता है कि ये तो हमने जेल रन कर ली, अब हम उसको रीड कैसे कर सकते हैं। तो सीक्वेंस रीड करने का फार्मूला लास्ट लेक्चर से हम करते आ रहे हैं कि वो हमेशा कहां से होगा, बॉटम से टॉप की तरफ हम करेंगे, तो हमें सीक्वेंस पता चल जाएगा। किस तरह से कि देखें यहाँ पे 5 एंड है और यहाँ पे 3 एंड होता है। तो सबसे पहले जो आने वाला है उसको देखें। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और समझने वाली है, देखें यहाँ पे ट्रीटमेंट कुछ कंबाइंस भी हैं, फॉर एग्जांपल ग्वानिन और एडेनिन भी है और थायमीन और साइटोसिन भी है। तो इस केस में क्या होगा, आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे कि यहाँ पे थायमीन है साइटोसिन नहीं था, या यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस केस में सिर्फ ग्वानिन है और एडेनिन नहीं था। अब यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट हमने रन किया था तो ये ग्वानिन है ना, तो नेक्स्ट जब चेन टर्मिनेशन होगी, जब आपके पास G प्लस E है, तो अगर इस G के सामने आपको एक बैंड नजर आ रहा है तो वो फिर A का नहीं होगा बल्कि वो G का होगा, ठीक है। तो जब आप रीड करोगे इसे तो आप इसे कहोगे कि यहाँ पे G मौजूद था, यहाँ पे A मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे देखें C के ऊपर A है जो कि इसका आपको बिल्कुल सामने बैंड नजर नहीं आया, तो इसका मतलब है ये एडेनिन है और ये ग्वानिन है, ये आपको सर्कल में भी नजर आ रहा होगा। और सेकंड पे देखें कि इस केस में आप कैसे विजुलाइज करेंगे कि यहाँ पे थायमीन था साइटोसिन नहीं है या सिर्फ साइटोसिन है। इस केस में देखें यहाँ पे आपको एक सर्कल लगा हुआ नजर आ रहा होगा कि इस टेस्ट ट्यूब में तो थायमीन और साइटोसिन दोनों क्लीव हुए हैं ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो साइटोसिन है वहां पे आपने रन किया हुआ था 4 में, तो आप इसका कंप्लीमेंट्री बैंड देखेंगे कि आपको कहां पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे साइटोसिन नजर आ रहा है, यहाँ पे हालांकि थायमीन भी था लेकिन बैंड बिल्कुल इस सी के सामने ही अपीयर हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये साइटोसिन है, ये थायमीन नहीं है। तो अब सबसे पहले जो शॉर्टर फ्रेगमेंट्स होंगे आप उसको रीड करेंगे, तो सबसे पहले देखें आपको क्या नजर आ रहा है, जी नजर आ रहा है, तो हमने इसे लिखा कि ये जी है। जी के ऊपर देखें तो आपको एक बैंड नजर आ रहा है जो कि इसमें आ रहा है, और अगर वो क्योंकि ए है ये, क्योंकि अगर जी होता है तो यहाँ पे भी हमने जी को रन किया हुआ है तो यहाँ पे भी हमें नजर आता, तो ये इस तरह से आपके पास क्या है, ए है। अब उसके ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बैंड जिसे हम क्या कहते हैं जी, ये सी में रन किया हुआ है, और फिर उसके साथ क्या होगा हमने देखा, तो ये फिर आपको उसी तरह से ये दोनों में नजर आ रहा है ना कि ये सी यहाँ पे भी है, ये सी यहाँ पे भी, दोनों बैंड्स आपको सिमिलर नजर आ रहे हैं, तो इसलिए जो थर्ड आपका न्यूक्लियोटाइड है वो है कौन सा, साइटोसिन। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है कि जैसे ही आपने इसे ऊपर मूव किया तो यहां से आपको जी नजर आ रहा है जिसका एक बैंड यहां पे भी है और एक बैंड उसका यहां पे भी है, तो इसलिए क्या होगा, जो नेक्स्ट सीक्वेंस है आपका वो जी है। और इसी तरह से आप बैंड्स को दे के आप जो सीक्वेंस होगा उसको रीड करते जाएंगे और वो हमेशा कौन सा होगा, 5 to 3 होगा। तो ये फिर लास्ट पे आपके पास क्या चीज रह जाएगी कि ये सीक्वेंस सारा आपने जो यहाँ पे स्टार्ट में लिया था वही आप क्या करेंगे, जेल पे रन करके उसको कंफर्म कर देते हैं कि ये हमारे पास सीक्वेंस यही है। तो इस तरह से हमने मैक्सम गिलबर्ट मेथड के थ्रू क्या किया, केमिकल ट्रीटमेंट की बेसिस को मॉडिफाई किया और उसके साथ हमने जेल रन करके ऑटो रेडियोग्राफी की, बैंड्स नजर आ गए और हमने इसको सीक्वेंस कर लिया। अगर हम इसको पूरे प्रोसेस को समराइज करना चाहें तो हमने इस पूरे प्रोसेस में क्या करना होता है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो 5 एंड था डीएनए का उसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स P32 से हमने लेबल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट में हमने क्या किया कि जो हमारा डीएनए सैंपल था उसको 4 टेस्ट ट्यूब्स में हमने डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि हमने जैसे आपने देखा प्यूरिन के 2 केसेस देखे और फिर आपने पायरीमिडीन के भी 2 केसेस देखे, तो 4 टेस्ट ट्यूब्स में हम उसे डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, बेस मॉडिफिकेशन रिएक्शन। आपको केमिकल्स के नाम भी बता दिए, हालांकि वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही बताया जाता है कि केमिकली मॉडिफाई कैसे होते हैं तो बीइंग स्टूडेंट ये क्वेश्चन पैदा होता है कि हम कौन से केमिकल यूज करेंगे, तो क्या होगा, कैसे मॉडिफिकेशन होगी और कैसे क्लीवेज हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने वो आपको केमिकल्स प्रोवाइड किए, आपको नाम बताया कि किस तरह से जो बेस है वो मॉडिफाई होगी।
तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ था, बेस मॉडिफिकेशन रिएक्शन। जब बेस मॉडिफाई हो गई, चाहे वो मिथाइल ग्रुप था, चाहे वो फार्माइल ग्रुप था, चाहे वो एसिटाइल ग्रुप था, कैसे भी हमने उसे क्या किया, मॉडिफाई कर लिया। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हम उसकी सक्सेसिव क्लीवेज करेंगे। और क्लीवेज कैसे होगी कि एक स्पेसिफिक आपने पाइपरेडीन जैसे यूज किया, तो जो बेस मॉडिफाई थी आपने उसको क्या किया था, आपने उसको क्लीव करवा दिया। तो नेक्स्ट फिर आपने जब क्लीवेज की तो आपके पास क्या हुआ कि डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन गए थे। तो आप नेक्स्ट क्या करोगे, आप उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे। आप उसी तरह से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया आपने और एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट की, जिसके नतीजे में क्या था कि आपके बैंड्स जो थे या डीएनए के मॉलिक्यूल्स थे वो मूव करना शुरू हुए और अपने साइज और चार्ज की वजह से वो सेटल हो गए जेल के ऊपर। आपने वो सीक्वेंस को देखा, रीड किया और आपने नेक्स्ट क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद आपने ऑटो रेडियोग्राफी की। और ऑटो रेडियोग्राफी के बाद फिर क्या हुआ कि आपने एक्सरेज जो बीम थी वो यूज की। जैसे ही आपने एक्सरेज यूज किए तो जो सीक्वेंस था आपने उसको रीड कर लिया और नेक्स्ट आपने फिर क्या किया, रिजल्ट को इंटरप्रेट कर लिया। तो ये पूरा प्रोसेस था जो कि मैक्सम गिलबर्ट का आपने पढ़ा है। तो नेक्स्ट में हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि नेक्स्ट में हम इनका कंपैरिजन भी देख लेंगे। बाकी एक चीज मैं आपको फिर भी बताऊंगा, लेकिन आपने याद रखना है कि जब हम दोनों सीक्वेंसिंग को देखते हैं, ठीक है, आपके पास सैंगर सीक्वेंसिंग है या ये केमिकल ट्रीटमेंट मेथड है, दोनों के लिहाज से देखें तो हमारे लिए जो ज़्यादा अफोर्डेबल है या हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं सैंगर सीक्वेंसिंग। ठीक है, उसकी वजह क्या है, यहाँ पे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं और केमिकल्स जो हैं वो कुछ हजर्डियस केमिकल्स भी हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, कुछ कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। तो इसलिए हमें ये बड़े एहतियात से करना पड़ता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये 1976 और 77 के दोनों मेथड्स हैं। तो नेक्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग हो गई या जितने भी मॉडिफाइड जितनी भी सीक्वेंसिंग टेक्निक्स हैं वो सारे इन्हीं दोनों के ऊपर बेस कर रही हैं। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग आपने लास्ट लेक्चर की जो सैंगर में, वहीं पे मैंने मॉडिफाई कर लिया था, उसको लास्ट स्लाइड्स ऐड कर दी थी कि उसी को मॉडिफाई करके क्या किया हुआ है, नेक्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग या ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग हमने अडॉप्ट कर ली है, जिसमें बजाय इस बेसिस के हमने फ्लोरेसेंट डाइज को यूज कर लिया था और आपके डिफरेंट कलर्स आ गए थे। और पूरे 4 वेल्स रन करने के अलावा हमने क्या किया, वहां पे हमने फ्लोरेसेंट डाई को यूज किया और उसके साथ हमने कैपिलरी एक ली और उसी में ही सारे हमने सैंपल को ऐड कर लिया। हमें कोई ज़रूरत नहीं है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करने की, ये जेल वाली, तो हमें कैपिलरी में ही सारा रिएक्शन करके वहाँ पे फ्लोरेसेंट डाइज हैं। और यहाँ पे हम एक्सरे रेडियोग्राफी करते हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम जो लेज़र बीम होती है उसे यूज़ करते हैं, लेज़र डिटेक्टर होता है और वो हमें सीक्वेंस जो होता है वो हमें रीड करके ऑटोमेटिकली दे देता है। और उसके साथ जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमें पोजीशन भी बता देती है कि 5th पोजीशन के ऊपर कौन सा है, 10 के ऊपर कौन सा है, 20 के ऊपर कौन सा है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो डीएनए सीक्वेंसिंग है ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स सुनने के लिए। और आपके क्वेश्चन जो थे वो मैंने सारे नोट किए। नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, सबसे पहले आपके क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो थे वो 1-2 स्टेटमेंट से हम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो समवट एलेबोरेशन भी मांगते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके स्टार्ट में आपके जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर किया जाएगा और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो नोट करवाऊंगा, आपने उनको अच्छे से करना है और इस तरह से ये जो आपका टॉपिक था डीएनए सीक्वेंसिंग या जीन सीक्वेंसिंग का वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।